प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है पवन द्विवेदी। हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भाग 3 का आज अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा अध्याय 6 है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। एक, गतिक विद्युत वाहक बल। दूसरा, ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत हम विद्युत शक्ति का अध्ययन करेंगे और साथ ही ये सिद्ध करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। एक अलग तरीके से गतिक विद्युत वाहक बल के डेरिवेशन के माध्यम से इस पे हम एनालिसिस करेंगे। तीसरा, एडी करंट्स, भंवर धाराएं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भंवर धाराओं से क्या हानि होती है, इसको कम करने के कौन कौन से उपाय हैं और क्या उपयोग हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले गतिक विद्युत वाहक बल को समझ लेते हैं। देखिए, आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ा है कि जब हम किसी परिपथ या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें सेटअप हो जाता है। और यदि वो सर्किट क्लोज है, वो कुंडली बंद है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो मूल बात क्या है कि यदि हमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब सवाल ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने पढ़ लिया है, वो क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसमें आपको 3 चीजें दिख रही हैं, एक बी दिख रहा है, एक ए दिख रहा है और एक कॉस थीटा लिख रहा है। तो यदि हमें किसी परिपथ के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है तो हम उसमें 3 तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। इस फाई को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इंटेंसिटी को चेंज करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में परिवर्तन करें, या हम क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और तीसरा, हम कोण में परिवर्तन कर सकते हैं, थीटा में परिवर्तन करें। ये सारी कॉन्सेप्ट आगे आएंगी। आप जब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ेंगे तो उसमें हम एंगल में परिवर्तन करके फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम गतिमान करते हैं, उसको मूव करते हैं, तो उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे उस परिपथ से बद्ध लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स को बदला जा सकता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी हमें क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। वो हम चालक को मूव करके उसके द्वारा घेरे गए एरिया को के क्षेत्रफल एरिया को बदल सकते हैं, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि हम मूव कर रहे हैं किसी चालक को और प्रोड्यूस हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वही विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, गतिक विद्युत वाहक बल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए। जब किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसके चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस ईएमएफ को हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। देखिए, यहां पर हमारे सामने एक ये लूप है जिसका नाम है PQRS। इस पे एक ये चालक है जो मूव कर सकता है, जिसको हम गति करा सकते हैं। एक ऐसा ये MSRN, ये एक आयताकार चालक है जिसका ये हिस्सा है PQRS और इसकी लंबाई L है। ये जो PQ है इस पर स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है, यानी मूव कर सकता है, इसको हम चला सकते हैं। ये वाली राड जो है जिसको हम चालक कह रहे हैं, ये चल सकता है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक के लंबवत अंदर की तरफ है, और डॉट यदि लगाते हैं हम तो बाहर की तरफ होता है। तो PQ को स्थिर वेग से बाईं तरफ चलाया जाता है। ये किस तरफ चल रहा है, ये देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ बाईं तरफ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस लूप PQRS के तल के लंबवत है, यानी अंदर की तरफ है। अब
पी क्यू और ये आर एस, ये आयताकार लूप की ये भुजाएं हैं आमने सामने, तो इनकी लेंथ हमने मान ली x, और ये जो क्यू आर है ये कितना है, स्मॉल x है। ठीक है, अब इस बंद लूप पी क्यू आर एस से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। सूत्र है, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। हमने फ्लक्स को पढ़ लिया है और हम जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है चालक तो वहां कोण क्या होता है, 0 होता है, तो cos 0 आएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, बी ए, ये एरिया आ गया और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस लूप का जो एरिया होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लेंथ कितनी है l और चौड़ाई कितनी मानी हमने, ये स्मॉल x, तो l इंटू एक्स ए का मान आ गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, बी एल एक्स। तो इस यहां जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई बी एल एक्स। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये जो यहां मूव कर रहा है, ये जो चालक पी क्यू है जो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यानी इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो इसके सिरों पर इसके साथ चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, तो इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या कह रहे हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस चालक की इस चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण इस चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, यानी ये चालक बैटरी बन जाता है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हो जाता है और एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, यानी ईएमएफ इसमें सेटअप होगा। वही ईएमएफ क्या कहलाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फैराडे के नियम से हम निकाल लेंगे। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है, के का मान -1 होता है। तो ये हम इसको ई पढ़ेंगे, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू हम ले आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन का समीकरण 1 का टी के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, फाई की वैल्यू यहां रख देंगे, तो डी बाई डी टी बी एल एक्स। अब क्या होगा, बी को हम बाहर ले लेंगे, बी और एल को, डी एक्स वाई डी टी, ये दोनों कांस्टेंट हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एल उसकी लेंथ है, इसको बाहर ले लिया, एक्स चेंज हो रहा है, ये जो एक्स है ये चेंज हो रहा है, द डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी आपको पता है, डी एक्स बाई डी टी ये विस्थापन की दर है, दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, दूरी में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो v इक्वल टू क्या है, ये जो माइनस डी एक्स बाई डी टी है ये v की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हम d अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी एल भी। ये हमारा गतिक विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। अब इसमें माइनस साइन आया है, इस v की वैल्यू का हमने माइनस लिखा है, तो माइनस चिन्ह का मतलब यह है कि v की जो डायरेक्शन है वो x के घटने की दिशा में है। x के घटने की दिशा में होने के कारण v के आगे ऋण लगा हुआ, v की वैल्यू में ये पूरा ऋणात्मक मान है, तो इस ऋणात्मक की जगह हमने v रख दिया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, बी एल भी। तो हमें क्या करना है, बी एल एक्स निकालना है। समीकरण 1, फाई इक्वल टू क्या होगा, बी ए एरिया है, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एल एक्स हो जाएगा। फिर फैराडे का दूसरा नियम लगाना है, डी फाई बाई डी टी, इसका अवकलन कर दीजिए तो बी एल भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये गतिक विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, E इक्वल टू बी एल भी। तो अब हम इसको देखते हैं, यदि चालक का प्रतिरोध, ये पूरा फार्मूला हमने किया, यदि चालक का प्रतिरोध R है तो ये तो आ गया EMF गतिक विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित धारा हम कैसे निकालते हैं, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, ये ओम्स लॉ ही लिखा है, V इक्वल टू आर आई होता है, तो E इक्वल टू आई आर। तो यदि स्मॉल r रेजिस्टेंस है इस चालक का पी क्यू का, तो इस E की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो बी एल भी अपॉन क्या आ जाएगा, R। यदि आपसे ये निकलवाया है कि गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए और प्रेरित धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हम R का इसमें भाग दे देंगे, तो बी एल भी अपॉन R आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया गतिक विद्युत वाहक बल।
इसी कॉन्सेप्ट से हम हमारी दूसरी अवधारणा ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन आपके बुक में इसी टॉपिक को दिया गया है। एक्चुअली में हम इस गतिक विद्युत वाहक बल के द्वारा विद्युत शक्ति का सूत्र निकाल रहे हैं और बाद में यह सिद्ध करेंगे कि इस चालक को यहां मूव कराने में, खिसकाने में जितना यांत्रिक कार्य किया जाता है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है। यानी आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और लास्ट में जाके वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। इसका मतलब यह है कि हम इस एनालिसिस से ये प्रूव कर रहे हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। एक तरह से ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रतिपादन करता है। ये हम प्रूव कर रहे हैं इससे। तो कैसे करेंगे? विद्युत शक्ति आप जानते हैं पावर, चुंबकीय क्षेत्र B में चालक की गति के कारण I धारा प्रवाहित होती है। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, शक्ति का हम पहले व्यंजक निकालें। तो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक हो तो उस पर एक बल लगता है। वो बल क्या होता है? ILB। ये हमने डेरिवेशन किया है पिछले चैप्टर में, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाले चैप्टर में। तो F हो गया ILB। अब I हमने अब भी निकाली, E/R थी, BLV/R। तो I की वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो F इक्वल टू, ये I की वैल्यू समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में हमने रखा, तो ये आ गया BLV/R इंटू LB। तो ये L और B, तो L स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। ये B इंटू B B स्क्वायर, L इंटू L L स्क्वायर और V/R, ये आ गया फोर्स। आपने 11th में पढ़ा है कि शक्ति बराबर बल गुणित वेग होता है। बल में वेग का गुणा कर दें तो शक्ति आ जाती है। तो शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू FB। यदि PQ चालक को हम V चाल से चला रहे हैं तो इस क्रिया में प्रयुक्त शक्ति वो क्या होगी? F इंटू V। F की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R, ये F की वैल्यू रखी इंटू V, तो यहां फिर V स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर/R। ये आ गई पावर, ये आ गई इस रॉड को, इस चालक को यहां खिसकाने में जितनी हमारी शक्ति खर्च हो रही है, कार्य करने की जितनी दर है, वो क्या है? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर/R। ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया जिससे हमने पावर निकाली। इसमें क्रिया में हो क्या रहा है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो व्यय विद्युत शक्ति यदि हम निकालें तो व्यय विद्युत शक्ति या शक्ति का सूत्र होता है I²R, क्योंकि हीट जो होती है वो I²RT, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ी है। I²RT जूल के नियमों से निकला है। I²RT अपॉन T कर दें तो वो क्या हो जाती है? पावर हो जाती है, व्यय विद्युत शक्ति हो जाती है। तो हम उसको, वो जूल के नियमों से निकलती है, उसको PJ मानते हैं, तो ये आएगा I²R। अब I की वैल्यू क्या है? BLV/R। हमने अभी निकाला फर्स्ट डेरिवेशन, जिसमें E निकाला और I निकाली। इसका मान इस ऊपर वाले इक्वेशन में हम रख देंगे, तो BLV/R का होल स्क्वायर, ये पूरी चीजों का स्क्वायर हो जाएगा। तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, और एक R से एक R कैंसिल होगा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर/R। आप इस समीकरण 3 को देखें, इस चालक को खिसकाने में जितनी हमने शक्ति खर्च की वो ये है, और ये किया गया कार्य जो जूल के रूप में हमने निकाला, जूल के नियम से निकाला, PJ इक्वल्स टू I²R से, वो ये आया, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है, ये जो यांत्रिक कार्य है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, इस चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने में प्रयुक्त यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा और अल्टीमेटली ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्रिया ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि गतिक विद्युत वाहक बल के आधार पर ये सिद्ध कीजिए कि इसमें चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, प्रतिपादन करता है, तो आपको यह करना है। गतिक विद्युत वाहक बल के सूत्र से आप शक्ति निकाल लीजिए और जूल के नियम से फिर व्यय विद्युत शक्ति निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन आपके बराबर आएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये गतिक विद्युत वाहक बल के कॉन्सेप्ट को किया। अब हम एक बात और समझते हैं, वो है एडी करंट्स, ये प्रेरित धाराएं हैं।
ये क्या है? फोको नामक वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन किया। सबसे पहले ये ज्ञात किया कि जिस तरह से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? बंद कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसी तरह से यदि किसी चालक के कंडक्टर से लिंक्ड विद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी प्रेरित धाराएं जो जल में उत्पन्न भंवर के समान होती हैं, इसलिए इनको भंवर धाराएं, और फोको वैज्ञानिक ने इनको खोजा, इस पे काम किया, इसलिए इनको फोको धाराएं कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार आता है फोको धाराएं क्या होती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो एडी करंट्स हैं, भंवर धाराएं हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? फोको धाराएं कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और इस परिभाषा को नोट करिएगा। किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं जो चालक की गति का विरोध करती हैं, उनको कहते हैं फोको धाराएं। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं हम? चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमने शुरू में ही इस चैप्टर को जब शुरू किया तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के 3 तरीके बताए थे। अब हम वो किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के तरीके हैं। बी ए कॉस थीटा से आया, बी को बदल दीजिए, ए को बदल दीजिए, थीटा को बदल दीजिए। चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम चालक को चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराएं, जैसा कि हमने अभिगतिक विद्युत वाहक बल में करा, या चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखें। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहा हो, उसमें कोई चालक रखा हो, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में उससे लिंक्ड, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ये प्रेरित धाराएं जो होती हैं, जैसे पानी में जो भंवर उत्पन्न होता है, आप यदि एक तालाब के पानी में, नदी के पानी में, शांत जल में जब आप एक पत्थर डालते हैं तो आपको रिंग बनते देखे होंगे आपने, रिंग बनते हैं, ऐसे सर्किल बनते हैं। तो इसी तरह से जो भंवर उत्पन्न होता है, वो चक्कर जो बनता है, उस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऊष्मा इससे बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, और ये लेंज का नियम ये कहता है, ये उस कारण का विरोध करती हैं जिससे ये उत्पन्न होती हैं। ये चालक की गति से उत्पन्न होती हैं, इसलिए चालक की गति का विरोध करती हैं। यदि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं तो उस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती हैं। तो ये होती हैं भंवर धाराएं। इस परिभाषा को आप नोट कर लें। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। अब इसका डायरेक्शन, जैसा कि मैंने कहा, ये उस कारण का विरोध करती हैं जिससे उत्पन्न होती हैं। इनकी दिशा या तो हम लेंज के नियम से निकाल सकते हैं या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। दूसरी बात, इनका मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। तो भंवर धाराओं से चूंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में खर्च होने लगता है। तो हम कम कैसे कर सकते हैं? भंवर धाराओं को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। तो कम करना है तो क्या करना है? प्रतिरोध को बढ़ाना है। हम परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, जिससे भंवर धाराओं का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। I = E/R होता है, तो R के मान को हम बढ़ा देंगे तो I का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब भंवर धाराओं का एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन हम करते हैं कि कैसे चालक में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और वो गति का विरोध करती हैं। देखिए क्या है कि यदि एक तांबे की आयताकार प्लेट हो और ये एक विद्युत चुंबक हो जिसके 2 ध्रुव हैं N और S, उनके बीच में एक तांबे की प्लेट को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है और उसको दोलन कराया जाता है। जब यदि मैग्नेट नहीं है तो ये सामान्य रूप से दोलन करेगी प्लेट, और मान लीजिए ये 10 सेकंड में रुकती है, 15 सेकंड में रुकती है, तो 15 सेकंड में रुकेगी। लेकिन यदि मैग्नेट के बीच में इसको दोलन कराते हैं तो जो 15 सेकंड में रुक रही थी वो 5 सेकंड में रुकने लगती है। यानी जब धारा नहीं बहती तो प्लेट बहुत देर तक ये दोलन करती रहेगी, लेकिन जैसे ही इस विद्युत चुंबक में, इस मैग्नेट में या इसे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इसके दोलन तुरंत रुक जाते हैं।
इसके दोलन जल्दी रुक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और ये प्लेट रुक जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है भंवर धाराओं का उत्पन्न होगा। जब इस विद्युत चुंबक में या इस मैग्नेट के बीच में इस तांबे की प्लेट को लाया जाता है तो इसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो इस प्लेट की गति का विरोध करती हैं। ये उस कारण का विरोध करती हैं जिससे ये उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये प्लेट जल्दी रुक जाती है, शीघ्र रुक जाती है। यदि मैग्नेट नहीं है तो इसको टाइम लगेगा रुकने में, लेकिन मैग्नेट के बीच में यदि आप दोलन करा रहे हैं तो ये जल्दी रुक जाएगी। इसको भंवर धाराओं का ये प्रायोगिक प्रदर्शन है और ये जो प्रभाव है इसको कहा जाता है डैम्पिंग इफेक्ट या अवमंदन प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? अवमंदन प्रभाव कहते हैं। अब भंवर धाराओं से हानि क्या होती है? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, भंवर धाराओं से ऊष्मा बहुत उत्पन्न होती है। जितने विद्युत उपकरण आपने देखे, जैसे ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, डायनमो है, इनमें क्या होता है? प्रेरण कुंडली के क्रोड, जो अंदर क्रोड होता है वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहे के जब इनमें एसी धारा माने आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी डीसी हमने पढ़ी थी, अब अल्टरनेटिंग पढ़ेंगे जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती है। तो जब इनमें एसी धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। तो क्रोड होता है लोहे का, तो उसमें भंवर धाराएं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? भंवर धाराएं, क्योंकि धारा का मान, एसी करंट का मान अप और डाउन होता है। तो अप और डाउन होगा तो धारा के मान में जब परिवर्तन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिस भी कंडीशन में चेंज होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ये क्रोड क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्रोड गर्म हो जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। इसीलिए क्रोड को पूरा एक सपाट टुकड़े का ना बना के पटलित क्रोड बनाया जाता है। इनका मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराओं का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए इनको कम करने के लिए क्रोड कैसा बनाया जाता है? पटलित। पटलित क्रोड का मतलब है इसको एक फ्लैट प्लेट की तरह नहीं लेते, बल्कि नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों के रूप में लेते हैं। और आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक चौकोर ट्रांसफार्मर निकलता है, उसको कभी आपने खोल के देखा हो तो उसमें पतली पतली ई बना रहता है, ई आकार की पत्तियां निकलती हैं या एल आकार की पत्तियां निकलती हैं। तो पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख देते हैं और उन्हें वार्निश की तह देकर उनको जमा दिया जाता है और चिपका दिया जाता है। इस क्रोड को क्या कहते हैं? पटलित क्रोड, लैमिनेटेड कोर। ऐसा करने से क्या कर रहे हैं हम? क्रोड के प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं। क्रोड का प्रतिरोध बढ़ता है जिससे भंवर धाराओं का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो भंवर धाराओं से हानि क्या? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में अपव्यय होता है। इसको कम कैसे करते हैं? क्रोड को हम पटलित बना के इनको कम करते हैं। कम करने का तरीका क्या? भंवर धाराओं का मान प्रतिरोध बढ़ाने पर कम हो जाता है। तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्रोड को क्या करा जाता है? पटलित बनाया जाता है। इस तरह का क्रोड होता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कॉइल, और ये सेकेंडरी कॉइल है। ये क्रोड पर लिपटी रहती है। प्राथमिक कुंडली एक तरफ और दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है, आगे आप पढ़ेंगे भी ट्रांसफार्मर के बारे में। यहां पर कम फेरे होते हैं और यहां ज्यादा फेरे होते हैं। ये पतली पतली पत्तियों का क्रोड एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इससे इस क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। तो ये कम करने का उपाय हुआ। अब इनके बहुत सारे उपयोग हैं। चल कुंडल धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, रुद्धदोल मतलब डेड बीट बनाने में। डेड बीट चल कुंडल धारा मापी एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटी जाती है। जो क्वाइल बनाई जाती है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में, उसको एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटा जाता है। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटने का कारण ही यह है कि जब उसमें धारा प्रवाहित होती है कुंडली में, तो कुंडली में धातु का फ्रेम होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कुंडली की गति का विरोध करती हैं और शीघ्र ही उसको रोक देती हैं। तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता है और जल्दी ही कुंडली विराम अवस्था में आ जाती। इसको कहते हैं रुद्धदोल बनाना, दोलनों को रुद्ध करना, कम करना, शीघ्र ही विराम अवस्था में आ जाना, उसको डेड बीट बनाना कहते हैं। प्रेरण भट्टी में
ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। धातुओं को गलाना हो तो जो फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, उसमें भंवर धाराओं का उत्पादन किया जाता है जिससे धातुएं गल जाती हैं। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक में होता है, स्पीडोमीटर, गति मापक या स्पीडोमीटर जिसको कहते हैं, उनमें इसका उपयोग होता है, और प्रेरण मोटर में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ये सारे उपयोग, पांचों उपयोग आप अपनी कॉपी में नोट करें। प्रश्न ये आता है भंवर धाराएं क्या हैं, इनसे क्या हानि है, इन्हें कम करने का क्या उपाय है, और इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। और या फिर आएगा भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए किसी एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो जो हमने अभी देखा कि तांबे की एक प्लेट को एक विद्युत चुंबक के बीच में दोलन कराया जाता है तो वो शीघ्र रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो जो कॉन्सेप्ट समझी हैं, सबसे पहले हमने गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक सीखा, उसकी कॉन्सेप्ट को समझा, फिर ऊर्जा का अध्ययन किया, ऊर्जा संरक्षण के नियम का गतिक विद्युत वाहक बल के आधार पर हमने समझाया कि किस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन इसमें होता है। तो इस आधार पर कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। पहला, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा, गतिक विद्युत वाहक बल के आधार पर विद्युत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वही ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला प्रश्न यह है कि भंवर धाराएं क्या हैं, इनसे क्या हानि है, इन्हें कैसे कम किया जाता है, इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु प्रयोग का वर्णन कीजिए। इन सारे प्रश्नों को आपको आज समझाया गया है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।